खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। नागरिकता संशोधन कानून पर एक बार फिर देश में सियासत गर्माती नजर आ रही है। जैसे जैसे बंगाल चुनाव पास आ रहे हैं, सीए के नाम पर बयानबाजी तेज हो रही है। पिछले 6 महीनों से बोतल में बंद सीए विवाद का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के एक बयान से पूरे देश में बहस फिर से छिड़ गई है। नड्डा ने ऐलान कर दिया है कि भले ही कोरोना के कारण देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने में देरी हो गई हो, लेकिन अब जल्द ही ये कानून अमल में लाया जाएगा। इस बयान के बाद मानो देश में सियासी भूचाल आ गया हो। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने विरोध का मोर्चा संभाल लिया है। नड्डा के बयान पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि कागज से पहले हम दरवाजा दिखा देंगे। इन बयानों से साफ है कि बंगाल चुनाव की सियासी बयान रफ्तार पकड़ने लगी है। तो ये फिर सीए क्या है? नागरिकता में नवाचार या सियासी हथियार? ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है कोरोना के कारण। लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। जो सामाजिक ताना बाना है इस देश का, सोशल फैब्रिक को कांग्रेस ने बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाया था, आज उसके खिलाफ उसको बिखेर देने का काम किया जा रहा है। चुनावों को देखते हुए ये इस प्रकार के शोषे छोड़ते रहते हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान जो है वो इस तरफ चला जाए और आपस के अंदर लोगों को लड़ाने का काम ये करते रहते हैं। तो नागरिकता के नाम पर सियासत जुट गई अपने काम पर। देश में एक बार फिर से सीए पर रार। बंगाल चुनाव से पहले कमल की हुंकार। कानून पर विपक्ष का ऐतराज बरकरार। क्या नागरिकता बन गई चुनावी हथियार? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सीए है क्या? नागरिकता में नवाचार या सियासी हथियार? बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी हैं, कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, और साथ ही पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता अभिनव शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत सुमित गोदारा जी आपसे ही करते हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, क्यों जिक्र आज किया गया सीए का? श्वेता जी, नागरिकता संशोधन बिल जो लागू हो चुका है पार्लियामेंट द्वारा 11 दिसंबर 2019 को जब इसे पारित कर दिया चुका है, तो ये तो लागू हो चुका है। और चर्चा क्यों नहीं आएगी? जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है 1955 में जो नागरिकता संशोधन का नियम था उसको संशोधन करके पार्टी ने जो पूरे भारत में लागू किया, और जो बीजेपी के हमारी मैनिफेस्टो में था कि हम आएंगे सत्ता में तो ये करेंगे, नागरिकता संशोधन में अधिनियम में बदलाव लेके आएंगे, तो लेके आए हैं। और इसमें लोगों को क्या बुरा लग रहा है? और कांग्रेस के ये व्यक्ति कह रहे हैं कि हमने तो देश का ढांचा बचा रखा था। भाई इसमें देश का ढांचा कहाँ खराब हो रहा है? ये तो देश और मजबूत हो रहा है। सुमित जी बिल्कुल जिक्र करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या माने ये चुनावी हथियार हो गया है सीए? चुनावी हथियार 6 महीने तक शांति थी, सिर्फ कोरोना था, लेकिन अब मुद्दे फिर आ रहे हैं। बात सुनो, जो आप श्वेता जी जो काम पार्टी ने करा है उसमें क्या गलत किया? देश को, हर व्यक्ति को गर्व है कि जो उन देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों में जो रिलीजियस परसिक्यूशन, जो धार्मिकता के कारण लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, वो लोग वहां से छोड़कर आए हैं और भारत में बस रहे हैं, तो 5 साल में उनको नागरिकता दी जा रही है। इसमें कहां कहीं फैब्रिक, सेक्युलर फैब्रिक देश का खराब हो रहा है? तथा कथित सेक्युलर फैब्रिक की जो बातें कहां खराब हो रहा है? इसमें किसी का कोई नहीं हो रहा। जो भारत का नागरिक है, जो उन देशों से आ रहे हैं उनको भारत सरकार नागरिकता दे रही है। जिक्र करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, और इसलिए क्योंकि ये मुद्दा भी है और इसलिए इसका जिक्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। चलिए सुरेश चौधरी जी देखिए, अब विवाद भी हो रहा है, अब चर्चा भी इस बात को लेकर हो रही है, एक मुद्दा भी ये बन चुका है, लेकिन अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका जिक्र कर भी दिया तो बुराई क्या है? क्योंकि उन्होंने तो सीधे कहा कि बीजेपी कटिबद्ध है, लागू होगा ही आज नहीं तो कल, देरी जरूर हुई है कोरोना की वजह से, ये सब बातें उन्होंने कही आज। श्वेता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस देश में जाति, धर्म, वर्ग
इनमें बांटते रहोगे या इस देश की तरक्की करोगे? इस देश को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? अभी गोदारा जी कह रहे थे 5 साल बाद में आके नागरिकता दे। अरे गोदारा जी, हालात ये है कि मैं इस भारत में जन्मा हूं, मुझे ये बताना पड़ेगा मैं भारतीय हूं। जो आदमी 90 वर्ष का है और उसको ये बताना पड़ेगा कि मैं भारत का नागरिक हूं। कहीं बात हो ही नहीं रही। कैसी बातें कर रहे हैं आप इंसान को इंसान से लड़ाने की बात कर रहे हैं, धर्म को धर्म से लड़ाने की बात कर रहे हैं, भाई से भाई को लड़ाने की बात कर रहे हैं। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, इस देश में नागरिकता की जो भारतीय है वो भारत का नागरिक है। आप ये क्या कह रहे हो? कौन धर्म के नाम पर देश में किसने लड़ाया? केवल राजनीति सबसे करना काम है ज्यादा इनका। केवल देश में राजनीति मैं कह रहा हूं, राशि गोदारा साहब जी, आपके द्वारा हुई। गोदारा जी, आपकी पार्टी का आरएसएस संगठन, आपकी पार्टी का आरएसएस संगठन 1925 में बना था। 1925 से आज गिन लो कितने बरस हो गए। ये देश टूटे कैसे, इस देश के टुकड़े और कैसे देश हों, का इस सबसे देश बड़ा के सेवक भाई दल से है, भाई देश का लड़े सबसे कैसे? बड़ा स्वयंसेवक दल है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश स्वयंसेवक को दल है। खुशहाली लाने के लिए सुरेश जी, सुमित जी, सुरेश जी और सुमित जी, देखिए कानून तो पास हो चुका है, संसद से पास हो चुका है। अब इसमें इतनी बहस करके नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन ये जरूर है कि फिर से जंग इसे लेकर छिड़ चुकी है। अभिनव शर्मा जी, देखिए कानून तो बन चुका है और ये 6 महीने इसलिए शांति थी क्योंकि सिर्फ एक ऐसी चीज आ गई जिसने सब कुछ भुला दिया था, वो है कोरोना। 6-7 महीने के बाद अब वापस सब चीजें ट्रैक पे आ रही है, तो चुनावी मुद्दे भी आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी भी ट्रैक पर आ रही है, जो नजर आता है। लेकिन क्या ये बीजेपी के नैया पार कराएगा? जिस तरह से आज जेपी नड्डा ने इसका जिक्र किया, पश्चिम बंगाल में कल कहा था, और इसे लेकर अब आज पश्चिम बंगाल से कई रिएक्शन भी आ रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव। देखिए, अब ये क्या है कि एक जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके लिए टिप्पणी करना बहुत ज़्यादा उचित प्रतीत होता है मेरी बजाय इस सवाल पे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि राजनीति के अंदर कभी कभार जो वक्तव्य दिए जाते हैं किसी कानून को लेकर के, तो उनकी स्पष्ट मंतव्य और मंशा के साथ उनको जनता के बीच में परोसा रखा जाता है। यहाँ पर एक पार्टी है जो ये कह रही है कि उनका चुनावी मैनिफेस्टो था, दूसरी पार्टी है वो ये कहती है कि साहब इन्होंने तो देश तोड़ने का काम कर दिया है। कानून का एनालिसिस, थ्रेडबेयर एनालिसिस कोर्ट के दायरे के अंदर होगा और कानून की जो वैलिडिटी है आप उसको चुनौती इस मंच पर या राजनीतिक मंच पर तो दे नहीं सकते हैं। कानून जब बनकर के आ गया, संसद के अंदर बनाया, आपने भी वहां खड़े होकर के उसको अपोज नहीं किया। ये भी एक बड़ा विषम परिस्थितियां हैं। हाँ, आपने कहा जरूर कि ये गलत है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो जाएगा, इसका वैसा हो जाएगा, लेकिन आपने जो धर्म के आधार पर प्रोसिक्यूशन है उसका अपोज नहीं किया है। तो ये एक चीज़ है कि अब देखिए, अब इसका राजनीतिक कितना लाभ मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये तो पॉलिटिकल पार्टियां जाने। बिल्कुल। सुरेश चौधरी जी, देखिए अब तो विरोध भी हो रहा है, लगातार बयानबाजी भी हो रही है। एक बार फिर से 6 महीने बाद कह सकते हैं कि सीए का जिन बाहर आ चुका है, तो फिर मुद्दा भी बनेगा, बयान भी आएंगे। लेकिन ये बात भी ठीक है कि जब कानून बन रहा था उस वक्त इतना ज्यादा नहीं हुआ, कानून पास हो चुका है। अब इसमें विरोध करने से, ये सवाल उठाने से क्या होगा? कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में अब क्योंकि चुनाव है, बिहार में यहाँ कुछ दिन बाद वोट कास्ट होने ही वाले हैं, ऐसे में क्या इसका भी फायदा उठाने के लिए मुद्दा बना दिया गया है? क्योंकि जो कानून बना है वो आज नहीं तो कल पास होगा, वक्त लगेगा, विरोध भी कितना हुआ ये हमने देखा है। देखो श्वेता जी, मैं ये बता रहा हूं आपको, इस देश में अंग्रेजों ने राज किया ना, कांग्रेस ने सड़क पे संघर्ष करके इस देश को आजादी दिलवाई ना। आज भी जो ये काला कानून बनाएंगे, आज भी ये किसान को मारने का काम करेंगे, आज भी ये मजदूर को कुचलने का काम कराएंगे। केंद्र की भारतीय सरकार, केंद्र की भाजपा की जो सरकार है, वो कितने भी कांदे कानून लिए, लेकिन कांग्रेस सड़क पे संघर्ष करेगी, गलत काम नहीं होने देगी। जो भी काला कानून बनाएंगे इनके लिए सड़क पे संघर्ष करेंगे, जनता का सहयोग करेंगे, जो भी इनसे प्रभावित होगा उसका हम साथ देंगे। सुमित गोदारा जी, सुना आपने सुरेश चौधरी जी क्या कह रहे हैं कि सड़क पर संग्राम होगा इसे लेकर फिर से। लेकिन सुमित जी, क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नैया पार सीए ही करेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान देना और ये कहना, पूरी तरह से उस पर फोकस करना, ये कहना कि बीजेपी इसके लिए कटिबद्ध है, बिल्कुल ये बातें पहले भी कही गई थी, लेकिन अब ये चुनावी मुद्दा बन गया है, क्या आप इसे मानेंगे? जब आप चुनाव प्रचार में कहीं जाओगे तो आप अपने पार्टी ने जो कार्य करें आप उसका कहोगे,
और जो आपने मैनिफेस्टो में जो आपने बात की और उस कार्य को आपने करके दिखाया, तो आप क्यों नहीं कहोगे? और दूसरी बात श्वेता जी, ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। सुरेश जी को इस बात का ज्ञान नहीं, और सुरेश जी आजादी से पहले वो 100 साल पुरानी बात लेके आते जा रहे हैं। मैं उनको कहूंगा ये आप ही की सरकार की जो साहबानों वाला केस था, मुस्लिम अपीजमेंट जो आपने किया, माइनॉरिटी अपीजमेंट, उसी का नतीजा ये रहा जो देश ने समझा और देश का समझा, और आज ये पूरा देश कांग्रेस का पतन हो चुका है। जाति से, धर्म से, वर्ग से जोड़ के हर क्षेत्र की राजनीति करते हो। जाति धर्म के नाम पर कांग्रेस ने हमेशा देश को लड़ाया, देश को लुटाया। आज जो जिस तरह से कानून आ रहे हैं, समान कानून देश के लिए आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लेके और सुरेश जी सुमित जी, देखिए जनता तो पहचानती है, जनता तो पहचानती है, लेकिन अब नेता भी जरा पहचान ले कि जनता क्या चाहती है। अभिनव जी, अब देखिए कानून तो बन चुका है, कानून बन गया, इंप्लीमेंट होगा क्या कुछ, हम 100 साल पहले क्या था, अभी क्या था, हर साल हर पल चीजें बदलती हैं और ये देश भी बदल रहा है, बदलता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन राज्य की तरफ से कई राज्य जो इसका विरोध करते हैं, अगर हम ममता बनर्जी की बात कर ले, पश्चिम बंगाल में उनका कहना था अगर सीए लागू हुआ पश्चिम बंगाल, वो लागू नहीं होने देंगी, लागू किया जाएगा तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कहे, कितना अधिकार है, क्या कर पाएंगे? देखिए ये तो फ्रस्ट्रेशन है, ये कोई अधिकारिता वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये इस तरीके के बयान अगर एक राजनीतिक स्तर पर बैठे हुए लोग देंगे तो ये अपने आप में फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अगर सरकारों को भी ये लगता है कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा पारित कोई कानून खराब है या गलत है, तो ऐसी परंपराएं पहले भी रही हैं। आपको ध्यान होगा कावेरी जल विवाद जब हुआ तो 2 राज्य आपस में लड़ पड़े, केंद्र और राज्य आपस में झगड़ा कर बैठे और न्यायालय के अंदर स्टेट वर्सेस यूनियन भी चला है। यानी अगर सरकारों को अगर इस बात में पूरी तरह से कटिबद्ध रूप से ये पता है कि ये केंद्र का कानून जो है वो गलत है, तो राज्य की कोई भी सरकार उसको चुनौती दे ना जा करके। आप न्यायिक प्रक्रिया को अपनाने की बजाय जनमानस के अंदर आप अपनी बातों के माध्यम से अगर किसी कानून को सही या गलत ठहराने का प्रयास करेंगे, तो ये एक तरह से जो आपकी लेजिस्लेटिव शुचिता जिसे कहा जाता है, विधायी शक्तियों की जो शुचिता है, उसको भविष्य के लिए पूरे तरह से लोकतांत्रिक माहौल में खराब करता है। अब अगर आप बात कर लें, जैसे अब कानून की बात करें, तो कानून ने क्या नहीं किया, नागरिकता कितने लाख लोगों को अचानक से मिली, वो हमने धारा 356 के बाद में 370 के बाद में हमने देखा है अभी, है ना, कि जब कश्मीर के अंदर जो हुआ, अचानक से राज्य के हिस्सा नहीं थे, आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, आज आप भारतीय हो गए, वो स्टेट भारत का हो गया और हम वहां जाकर के बैठ गए। एक छोटा सा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसे ही चलते चलते हवा में विड्रॉ हो गया। तो जिसे आप कहते हैं ना एकदम से कि असंभव दिखने वाली चीजें 70 साल तक संभव हो गई, तो कहीं ना कहीं ऐसा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई एक सरकार जो है वो कुछ ठीक कर रही है। वकील साहब, ये और भी बहुत स्टेटों में है, बहुत स्टेटों में है ऐसा वकील साहब जहां जमीन नहीं खरीद सकते। आपको भी पता है, आप लॉयर हैं, बहुत जगह ऐसी है। पहले भी वहां भारत था, पहले भी कश्मीर भारत में था, आज भी भारत में है, कल भी भारत में रहेगा। सुरेश जी जो है पूरे देश में घूमते हैं, उनको पता है कि जहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड एरियाज होते हैं, जाति विशेष के लिए, वहां पर आपका भूमि के क्रय करने पर प्रतिबंध होता है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर कुछ जाति वर्ग के विशेष के लिए खेती के लिए भूमि को सुरक्षित किया गया है। लेकिन कानून बना करके राज्य देश का हिस्सा होते हुए भी देश के हिस्से के बाहर रख करके नागरिकता से बाहर कर दिया जाए, वो परिस्थितियां हिंदुस्तान के केवल इस एक कोने को छोड़ के नहीं थी। देखिए, विरोध करने का अलग बात होती है कि ठीक है विपक्षी पार्टी है या दूसरा, आप सहमत नहीं हो सकते, लेकिन कानून बनने के बाद क्या राज्यों के पास भी कोई रास्ता होता है? और दूसरी बात ये कि अगर है तो आप उस प्रोसीजर से जा सकते हैं, लेकिन ऐसे बयान देने से, सड़कों पर उतरने से, कोई अगर इस तरह के शब्द कह रहा है उसका सपोर्ट करने से, ऐसे में तो माहौल बिगड़ेगा। देखिए, ये तो बात सही है आपकी, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। इसको मेरे हिसाब से एक विधि विशेषज्ञ के रूप में इतना ही कहना उचित होगा कि ये परिस्थितियां लोकतांत्रिक माहौल से भी और न्यायिक माहौल से भी ठीक नहीं है। इस प्रकार से सड़कों पर उतर करके कानून का विरोध, देखिए लोकतंत्र में जब तक विरोध नहीं होगा तो आपके लोकतंत्र का मजा भी नहीं है। विरोध से ही लोकतंत्र बनता है, जब विरोध होता है तभी कोई लोकतांत्रिक, अदरवाइज तो आप केंद्र में या राज्य में बैठी हुई कोई भी सरकार जो है वो अनार्किक हो जाएगी। अगर उस पर अंकुश नहीं होगा, विरोध नहीं होगा, लोकतंत्र में आवाज उठाने की शक्ति नहीं होगी, तब तो आप किसी देश के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोकतंत्र में आप कतई सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी भी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लॉ के विरोध में विरोध करना, उसका एक तरीका अलग होता है। कानून लाना, कोई बिल लाना, कोई समझौता मसौदा बनाना, अगर उसको लेकर के किसी देश की किसी शक्ति को ये लगता है, या राज्य के किसी मुख्यमंत्री को या राज्य की किसी राजनीतिक शक्तियों को ये लगता है कि वो लोकतांत्रिक रूप में से ठीक नहीं हो रहा, तो विरोध एक उसका सबल हथियार है। और उस विरोध को इसलिए कहकर के दरकिनार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक माहौल में हमने कानून बना दिया इसलिए आप इसका विरोध नहीं कर सकते। विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का विरोध देखने को मिलता है, जिस प्रकार की
भाषा शैली के साथ विरोध देखने को मिलता है, वो थोड़ा सा आपत्तिजनक है। बिल्कुल। सुमित गोदारा जी, देखिए अभी आपने कहा कि जो सरकारें काम करती है, बड़े फैसले लेती है, चुनाव के दौरान जब आते हैं तो उन सबका जिक्र होता है और वो बिल्कुल अपनी उपलब्धियां बताती हैं। सहमत हैं इस बात से कि बिल्कुल कोई भी सरकार हो उपलब्धियां बताती है, लेकिन सीए को लेकर क्या कुछ हुआ, किस तरह का घमासान हुआ, किस तरह से शाहीन बाग हुआ, सब चीजें सब पूरे देश ने देखी है। पश्चिम बंगाल में लगातार विरोध किया जा रहा है, मुख्यमंत्री वहां किस तरह के गृह युद्ध तक के बयान यहां पर दे रही हैं, बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन जिस मुद्दे से इतना ज्यादा बवाल हुआ हो, इतना ज्यादा डिबेट छिड़ गई हो, 6 महीने बाद 7 महीने बाद अचानक उसका जिक्र कर देना सिर्फ इसलिए तो नहीं है क्योंकि आपने काम किया है और इसलिए आपको बताना था। पश्चिम बंगाल में ये बोलना एक अलग मैसेज देता है। श्वेता जी, कहीं तो मैसेज कहीं नहीं, पूरा भारत का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल कोई अलग हिस्सा थोड़ी है श्वेता जी, लेकिन चुनाव के दौरान तो सब हिस्से बदल जाते हैं, राज्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। और श्वेता जी, मैं एक बात कहूं कि आप ये बिल्कुल क्यों नहीं चुनाव क्यों नहीं कहेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं, सब मुद्दे इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंट भी है, बंगाल भी इंटेलेक्चुअल स्टेट है, क्यों नहीं बुद्धिजीवियों का राज्य है, वहां क्यों नहीं बात कहेंगे। और उन बंगाल के लोग भी खुश हैं कि कानून लेकर आए हैं। और जो जिस तरह की भाषा ममता जी की है, वो जिस तरह के एक मुखिया को कहीं शोभा नहीं देती, ये इसीलिए बात को सच्चाई प्रमाणित करती है कि जिस तरह एक वर्ग और एक भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोगों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी कानून लाओ उसका विरोध करो। शाहीन बाग एक प्रायोजित था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की आईबी की रिपोर्ट आई कि बाहर से पैसा आया, लोगों को फंडिंग हुई, ये इस तरह प्रायोजित करा रहे हैं कि मोदी सरकार काम जो अच्छे कर रही है, भारत की जनता तो साथ दे रही है, क्या उनका विरोध करके दिखाओ। ये बंगाल के मुख्यमंत्री हो और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी कई बार बोले कि हम केंद्र के कानून लागू नहीं करेंगे। अरे भाई, आपने इतने साल दिल्ली में शासन किया, हमारे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, देश की अनेक जगह विपक्ष की सरकारें कांग्रेस के विपक्ष में रही, पर उन्होंने माना ना कानून, फिर आप क्यों नहीं मानते? आप क्या देश के कानून से बढ़कर हो, सुरेश चौधरी जी, से बढ़कर हो? सुरेश चौधरी जी, देखिए कानून बनेगा, कोई भी राज्य मानना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से सुमित जी कह रहे हैं कि जनता चाहती है, पश्चिम बंगाल की जनता भी चाहती है, लेकिन विरोध वहां की सरकार का यानी टीएमसी का ही विरोध है और कुछ गोदारा नहीं। जी देखो श्वेता जी, मैं एक बात बताऊं, भारत में प्रजातंत्र है, संसदीय भाषा, भारत की भारतीयता का ध्यान रख के, और मैं कह रहा हूं किसी भी व्यक्ति को प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है। ये पहली पार्टी बनी है केंद्र में, भाजपा की सरकार बनी है, जो इसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो देशद्रोही बन जाता है, तो वो देश का सबसे बुरा नागरिक बन जाता है। इन्हीं के पास राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट है। इन्होंने कहा था ना गंगा साफ करा दी, इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को पर ईयर नौकरी देंगे, दे दी। इन्होंने कहा ताकि किसानों को डबल पैदावार का मेहनत का डबल मिलेगा, दे दिया। 15 लाख रुपए जेब में डाल दिए, महंगाई कम कर दी। आप इस पर बोलो, आप इस पर बोलो, सीए पर आप सिर्फ इधर-उधर घुमाते हैं, तो मेन मुद्दे पर आओ सुरेश जी, कुछ बोलना है नहीं आपके पास, मेन मुद्दे पर आओ सुरेश जी, सीडब्ल्यूए पर बोलो। गोदारा जी आप भी हो, इसके हिस्सेदार गोदारा जी आप भी हो। मैं हमें गर्व है, हमें गर्व है, भारतीय जनता पार्टी की सिपाही है, हमें गर्व है इस पर, और रहेगा भारतीय पर, ये राष्ट्रवादी पार्टी का सिपाही है, हमें गर्व है इस पर, और गर्व रहेगा बिल्कुल हमें राष्ट्रवादी पार्टी पर, जो भारत को आगे लेके जा रही है। ठीक है सुरेश जी, ये अलग अलग मुद्दे हैं। देखिए बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं या दूसरे मुद्दे हैं सुरेश जी, लेकिन क्या सीए से देश खत्म हो जाएगा या तो हक की बात हो रही है? कह रहा हूं ममता जी को संसदीय भाषा का ध्यान रख के पूरा विरोध करने का हक है। ठीक है, यानी कांग्रेस साथ है ममता के, कांग्रेस साथ है, जहां भी ये विरोध होगा कांग्रेस साथ है। सुरेश जी, हमारी पार्टी किसके साथ है, ये बहस चल रही है क्या? अभी बहस ये है कि आप बोल रहे हैं कि उसका विरोध करना चाहिए, यानी कांग्रेस भी मानती विरोध करना चाहिए। सुरेश जी, अभी आपने कहा कि वो उनको बस संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए विरोध करना चाहिए, कांग्रेस भी यही मानती है। आप श्वेता जी क्या पूछना चाह रही है वो मत पूछो, मैं कह रहा हूँ अच्छा। श्वेता जी, ममता जी को राष्ट्र में अपने जनता की सबसे बड़ी अदालत है वो आज वहाँ पश्चिम बंगाल। चलिए देखिए सुरेश जी, आपसे सवाल कुछ नहीं किया जाएगा, वही बोलेंगे, आप खुद गोल घुमाकर वही बातें बार बार बोल रहे हैं। एक लास्ट कमेंट अभिनव शर्मा जी, एक लास्ट कमेंट। ठीक है, चलिए ठीक है सुरेश जी, भावनाओं को समझ गए, ममता विरोध कर रही, विरोध करना चाहिए, सीए से देश खत्म होगा ये आप कह रहे हैं, कांग्रेस इसमें कुछ नहीं कह रही है, आपका ये कहना है। चलिए अभिनव जी।
श्वेता जी, हम जब विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति के आसपास की चीज़ें देखा करते थे, विधि के छात्र होते हुए, तो हमने एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुना था कि जब विरोध के लिए जब सुर चलते हैं और एक साथ लहर उठती है, कोई पूछ बैठता है कि किस बात का विरोध है, तो वो कहता है आगे वाले से पूछ, आगे वाले से पूछ, और आगे वाले सबसे आगे घूम रहा होता है, वो कहता है पीछे वाले से पूछ। तो ये कुछ वैसी स्थिति है, पता है नहीं कि कानून में है क्या, विरोध सब करने बैठे। अगर कोई ये पूछ ले कि कितनी धाराएं हैं तो पता नहीं होगा, लिखा क्या है कानून में पता नहीं होगा, पर विरोध करना है क्योंकि किसी ने कहा है कि इसको विरोध करना है। अब कुछ लोग हैं समर्थन में उतर आए होंगे, यही नहीं पता कि कानून में क्या लिखा हुआ है, समर्थन किस चीज का कर रहे हैं, हवाई बातें। तो वस्तु स्थिति में जब तक कानून का इंप्लीमेंटेशन देख नहीं लिया जाएगा, तब तक मैं नहीं समझता कि कानून का कोई विरोध या कोई पक्ष जो है वो सामने खुल करके आएगा। कानून जब फोर्स में आता है और उसकी इफेक्टिवनेस सामने आती है, तब पता चलता है कि वो कानून ड्रैकोनियन है, यानी खतरनाक है, या वो बेनिफिशियल है। बिल्कुल, वक्त क्योंकि खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सबके अपने अपने तर्क हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, काम किए गए हैं, बना हुआ है कानून, तो उसका जिक्र किया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या इस वक्त पे जिक्र करना सही था? एक बार फिर से सीए को लेकर बवाल छिड़ गया, बहस छिड़ गई है। लेकिन एक बात तो तय, कानून बन चुका है, तो अब कौन इसका साथ देता नहीं देता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, ये बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल में ये कहना, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी का जिस तरह से विरोध के तहत इस तरह का बयान देना, वो भी गलत है। ये देश की बात है, पार्टियां सब एक साथ आएंगे। हालांकि विरोध करने का हक सबको है, जो नहीं चाहता वो विरोध कर रहा है। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।